द डीप डाइव में स्वागत है। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे पैराडॉक्स पर बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत आम हो गया है। बिल्कुल। देखिए, इन्फॉर्मेशन तो आजकल हर जगह है, हर स्क्रीन पर, लेकिन किसी चीज की गहरी समझ यानी डीप अंडरस्टैंडिंग वो उतनी ही कम मिलती है। हाँ, असल में ये आज के वक्त का सबसे बड़ा कॉग्निटिव क्राइसिस है, मैं कहूँगा। वही तो। ऐसा क्यों होता है कि लोग घंटों तक लंबे लेक्चर सुनते हैं और एग्जाम के बाद सब भूल जाते हैं? ऐसा लगता है दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है। सही बात है, और इसका रीजन हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है। वो इंडस्ट्रियल एज के हिसाब से डिजाइन किया गया था, जहां इंफॉर्मेशन की कमी थी। पर आज जब इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है तो सिर्फ पैसिव कंजम्पशन काम नहीं करता। एग्जैक्टली। और आज हमारी चर्चा का मिशन यही है कि हम इस पैसिव लर्निंग, जहां हम टीचर पर डिपेंडेंट रहते हैं, उससे आगे बढ़कर खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने वाले इंडिपेंडेंट लर्नर्स कैसे बन सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो सोर्स है ना, वो बहुत ही रेडिकल जवाब पेश करता है इस प्रॉब्लम का। हाँ, आज हम जिस सोर्स पर बात कर रहे हैं वो एक बिल्कुल फ्रेश, ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पेपर है। ये आज ही के दिन यानी 26 फरवरी 2026 को तक्षशिला रिसर्च पेज साइट पर पब्लिश हुआ है। इस पेपर का टाइटल है डू इट योरसेल्फ एटीट्यूड DIYA एज द ऑपरेशनल कोर ऑफ नॉलेज ट्रांसफर स्कूल्स, जिसे शिवा नारायण ने लिखा है। ये पेपर सच में एजुकेशन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये सिर्फ कोई नई टीचिंग टेक्निक नहीं है, ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट। हाँ, ट्रेडिशनल क्लासेस में लगता है कि नॉलेज कॉपी पेस्ट हो जाएगी दिमाग में, लेकिन ये रिसर्च दिखाती है कि नॉलेज को फिजिकली और न्यूरोलॉजिकली दिमाग में बिल्ड करना पड़ता है। और इसको समझाने के लिए इस पेपर में एक बहुत ही प्यारी विजुअल एनालॉजी दी गई है। मैं उसको थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूंगी। जरूर। तो इमेज कुछ ऐसी है कि एक खूबसूरत दिन है और एक मुस्कुराती हुई लड़की एक साइकिल चला रही है, और उसकी साइकिल के आगे वाली बास्केट में एक छोटी सी क्यूट कैट बैठी है। अब देखने में ये बस एक प्यारी सी तस्वीर है, पर इसको लर्निंग बाय डूइंग से जोड़ा गया है। बिल्कुल। जैसे अगर किसी को साइकिल चलाना सीखना है तो वो सिर्फ लेक्चर सुनकर तो नहीं सीख सकता ना। नहीं, लेक्चर सुनकर कोई पेडल मारना थोड़ी सीख जाएगा। उस लड़की को खुद सीट पर बैठना पड़ा होगा, दिमाग को बैलेंस करना पड़ा होगा, हैंडल घुमाना पड़ा होगा। ये एक एक्टिव मोटर एक्शन है। हाँ, और वो बिल्ली, हाँ, वो कैट, वो बस एक पैसिव पैसेंजर है। वो हवा का मजा ले रही है, पर वो साइकिल चलाना थोड़ी सीख रही है। सही बात है। आज के क्लासरूम्स में ज्यादातर बच्चे उस बास्केट में बैठी कैट की तरह ही हैं। वो बस सफर पर ले जाए जा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन दिमाग को पेडल मारने जैसा होना चाहिए। ओके, चलिए इसको अनपैक करते हैं। ये DIY मॉडल आखिर है क्या? क्योंकि आमतौर पर DIY सुनते हैं तो लगता है घर पर कोई क्राफ्ट बनाना या फर्नीचर जोड़ना। हाँ। तो एजुकेशन में इस DIY का क्या मतलब है? और एक टर्म और है पेपर में, लर्नोग्राफी। ये पेडागोजी से अलग कैसे है? देखिए, आमतौर पर डू इट योरसेल्फ एटीट्यूड सुनकर लगता है जैसे बच्चों को मोटिवेट करने का कोई स्लोगन है, पर इस पेपर के हिसाब से ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, एक बुनियादी बदलाव। अच्छा। ट्रेडिशनल पेडागोजी का मतलब होता है टीचिंग का विज्ञान, यानी टीचर कैसे पढ़ाएगा, पर DI एथिक लर्नोग्राफी पर आधारित है। लर्नोग्राफी है लर्निंग का विज्ञान, यानी दिमाग एक्चुअली सीखता कैसे है। तो इसमें बच्चा एक आर्किटेक्ट की तरह काम करता है। एग्जैक्टली। वो इंडिपेंडेंटली सोर्स मटेरियल से अपनी समझ कंस्ट्रक्ट करता है, बिना किसी एक्सपर्ट के लगातार भाषण के। पर इसमें एक सवाल उठता है, सिर्फ सुनने में आखिर प्रॉब्लम क्या है? सदियों से तो बच्चे सुन ही रहे हैं टीचर्स को। यहाँ जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि सिर्फ चुपचाप बैठकर पैसिव लिसनिंग करने से दिमाग में न्यूरल कंसोलिडेशन नहीं होता। न्यूरल कंसोलिडेशन यानी मेमोरी में फिक्स होना? हाँ, मोटर साइंस और न्यूरो साइंस साबित कर चुकी है कि लंबे समय तक याद रखने के लिए दिमाग के अलग अलग सिस्टम्स को एक्टिवेट करना पड़ता है। सिर्फ कान से आवाज अंदर जाने से स्ट्रक्चरल नॉलेज नहीं बनती, वो बस टेम्पररी होती है और फ्लश आउट हो जाती है। हाँ, तभी तो लेक्चर अगले दिन याद नहीं रहता। दिमाग कोई कंप्यूटर थोड़ी है कि फाइल पेस्ट की और सेव हो गई। बिल्कुल नहीं, दिमाग को नॉलेज की कोडिंग खुद करनी पड़ती है, और इसके लिए पेपर में एक बहुत सॉलिड फ्रेमवर्क है, बुक टू ब्रेन ट्रांसफर। मैंने जब ये पढ़ा ना तो मुझे लगा यही इस पेपर का सबसे कोर मैकेनिज्म है। आखिर ये ब्रेन पेज मॉड्यूल्स का इसमें क्या रोल होता है? बुक टू ब्रेन ट्रांसफर का सीधा मतलब है कि किताब में जो लिखा है उसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस रॉ इन्फॉर्मेशन को ब्रेन पेज मॉड्यूल्स में रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। रिकंस्ट्रक्ट करना यानी उसको तोड़ना और फिर से बनाना? हाँ,
डेफिनेशंस को अलग करना, फ्लो चार्ट्स बनाना, प्रॉब्लम्स को पेपर पर मैप करना, और जब कोई लर्नर ये कर रहा होता है, दिमाग के कई हिस्से एक साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। मतलब अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें तो पहले लैंग्वेज प्रोसेसिंग सर्किट्स टेक्स्ट को डिकोड करते हैं। हाँ, सही कहा। और फिर जब लर्नर उसे लिखता है या ड्रॉ करता है तो मोटर राइटिंग सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं और इन दोनों को वर्किंग मेमोरी मैनेज करती है। ये बिल्कुल उस साइकिल चलाने वाली लड़की जैसा ही हो गया ना। एग्जैक्टली। जब तक ये सारे सर्किट्स एक साथ फायर नहीं होते, बुक टू ब्रेन ट्रांसफर पूरा नहीं होता। दिमाग को बस लगता है कि उसने सीख लिया है, पर असली एम्बेड तब होता है जब मोटर एक्शन यानी लिखने के जरिए उसको स्ट्रक्चर किया जाए। यहाँ पर बात सच में रियली इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये जो डिया मॉडल है ना, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा। इसका एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट है, 3 डायमेंशंस में, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और कोलैबोरेटिव। हाँ, तो चलिए इनको एक एक करके खोलते हैं। पहला, स्ट्रक्चरल डायमेंशन क्या है? मैंने पढ़ा कि ये तो पूरे क्लासरूम के फॉर्मेट को ही उलट देता है। बिल्कुल उलट देता है। नॉर्मल क्लास में 45 मिनट का पीरियड है, तो 35 मिनट टीचर बोलेगा और बच्चे चुप रहेंगे। डीआईया मॉडल इस आर्किटेक्चर को खत्म कर देता है। तो वहाँ टाइम कैसे बिताते हैं? यहाँ काम मेजरेबल आउटकम्स पर होता है। सेशन के शुरू में टास्क्स असाइन होते हैं, पूरा वक्त लर्नर्स को मटेरियल एनालाइज करके अपने ब्रेन पेज मॉड्यूल्स बनाने के लिए दिया जाता है। टारगेट ये नहीं कि कितना सुना, बल्कि ये है कि आज कितने पेजेस का इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन किया। यानी नॉलेज को पैसिवली कंज्यूम नहीं करना, एक्टिवली रीबिल्ड करना है। ये डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी देता है बच्चे को। सही बात है। अब आते हैं दूसरे डायमेंशन पर, फंक्शनल डायमेंशन। मुझे ये सीधा न्यूरोसाइंस से जुड़ा हुआ लगा। इसमें मोटर राइटिंग को एक कम्युनिकेशन टूल से ज्यादा एक कॉग्निटिव एंकर माना गया है। फंक्शनल डायमेंशन की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। लोग लिखने को बस किसी को मैसेज देने का जरिया मानते हैं, पर लर्नोग्राफी में ये एक मोटर बेस्ड कंसोलिडेशन टूल है। हाँ, वो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क्स वाली बात। एग्जैक्टली। जब आप पेन पकड़कर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट लिखते हैं, तो दिमाग के एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क्स हाईली एक्टिव हो जाते हैं। जैसे किसी कंपनी का सीईओ सब मैनेज करता है, वैसे ही ये दिमाग को फोकस और प्लान करने में मदद करता है। हाथ से लिखना एक स्ट्रक्चरल रिजिडिटी देता है जो सिर्फ सोचने से नहीं आती। सच में कई बार लगता है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर है, पर लिखने बैठो तो गैप्स दिखते हैं। लिखना उन गैप्स को भरता है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, कोलैबोरेटिव डायमेंशन। ये बहुत क्रूशियल है। लोग सोचते हैं कि DIY अप्रोच का मतलब अकेले हो जाना है, पर पेपर कहता है कि DIY कोलैबोरेशन को और डीप बनाता है। इसके लिए एक टर्म है ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर। ये क्या है? ये इस मॉडल का सोशल फ्रेमवर्क है। बड़े क्लासरूम्स में जेन्युइन कोलैबोरेशन नामुमकिन होता है, तो ये आर्किटेक्चर सजेस्ट करता है कि क्लास को 7 मिनिएचर स्कूल्स में बांट दिया जाए। छोटे छोटे ग्रुप्स? हाँ, पर रूल ये है कि पहले हर बच्चा इंडिपेंडेंटली अपना ब्रेन पेज मॉड्यूल बनाएगा, बिना किसी की मदद के। जब सबके पास अपना लिखा हुआ आउटपुट आ जाता है, तब पीयर टीचिंग और क्रॉस वेरिफिकेशन शुरू होती है। पर देखिए, मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनती हूँ यहाँ। रियल वर्ल्ड में जब ग्रुप वर्क होता है तो क्योस हो जाता है और हमेशा 1-2 बच्चे काम करते हैं और बाकी फ्री राइड करते हैं। इस मॉडल में ये समस्या नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम तब आती है जब लोग बिना तैयारी के बात करने लगते हैं। तब जिसे ज्यादा बोलना आता है वो हावी हो जाता है। पर ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर में पहली शर्त ये है कि आपके पास अपना खुद का आउटपुट होना चाहिए। अच्छा, यानी खाली हाथ नहीं बैठ सकते? बिल्कुल। तो डिस्कशन इस बात पर नहीं होता कि करना क्या है। डिस्कशन होता है कि मेरे स्ट्रक्चर और तुम्हारे स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। ये कियोस नहीं, एक रिगरस डिबेट बनती है। सॉलिड पॉइंट है। पहले इंडिपेंडेंट हार्डवर्क, फिर कोलैबोरेशन उसको रिफाइन करने के लिए। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है। अगर बच्चे सब खुद कर रहे हैं, अपने मॉड्यूल्स बना रहे हैं, तो जो ट्रेडिशनल टीचर होते हैं उनका क्या वजूद बचेगा? अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो हमें दिखेगा कि टीचर का रोल खत्म नहीं हो रहा, बल्कि और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो रहा है। पहले टीचर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर था, अब वो एक स्ट्रक्चरल मॉडरेटर बन जाता है। स्ट्रक्चरल मॉडरेटर, ये तो काफी टेक्निकल टर्म लग रही है। आसान शब्दों में क्या काम होगा उनका? एक मास्टर आर्किटेक्ट की तरह। उनका काम है सही और चैलेंजिंग टास्क डिजाइन करना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी एश्योरेंस, यानी चेक करना कि बच्चे सही रास्ते पर हैं या नहीं। हाँ, जब लर्नर्स मॉड्यूल्स बना रहे होते हैं, मॉडरेटर देखता है कि उनका कॉन्सेप्ट सही है या बस सरफेस लेवल की बातें लिख रहे हैं।
वो डिस्कशंस को मॉडरेट करते हैं ताकि ग्रुप किसी गलत डायरेक्शन में ना जाए। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? देखिए, थ्योरी पर तो ये सब बहुत आदर्श और यूटोपियन लग रहा है, पर जब इसे किसी रियल स्कूल या इंस्टीट्यूशन में लागू करेंगे तो काफी चैलेंजेस आएंगे ना? बिल्कुल आएंगे, और पेपर ने इनको इग्नोर नहीं किया है। सबसे बड़ा चैलेंज आएगा लर्नर्स का डिस्कम्फर्ट, उनकी फ्रस्ट्रेशन। हाँ, जो बच्चे सालों से पका पकाया जवाब सुनने के आदी हैं, उन्हें अचानक खुद पढ़कर स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो उन्हें लगेगा उन्हें पढ़ाया ही नहीं जा रहा। शुरू में ये कॉग्निटिव लोड काफी ओवरवेलमिंग हो सकता है। और इसमें वक्त भी तो ज्यादा लगेगा। सही कहा, दिमाग को आदत नहीं होती तो एक लेक्चर सुनने के मुकाबले खुद मॉड्यूल बनाने में काफी वक्त लगता है। तो इस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए क्या सॉल्यूशंस दिए गए हैं पेपर में? इसके लिए पेपर में सेफगार्ड्स दिए गए हैं। इस अप्रोच को एब्सेंस ऑफ गाइडेंस नहीं बल्कि गाइडेड इंडिपेंडेंस कहा गया है। पहला सेफगार्ड है स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चरल टेम्पलेट्स देना। शुरू में फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट दिया जाता है, तो डे 1 पर ही सब खुद नहीं करना है। एग्जैक्टली। दूसरा है ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती है, मॉडरेटर सपोर्ट कम करता जाता है। और तीसरा है कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव फीडबैक, यानी वेट नहीं करना कि साल के आखिर में एग्जाम लेंगे, उसी वक्त रियल टाइम में करेक्ट करना। ये वैसा ही है ना, जब हम किसी को साइकिल सिखाते हैं, पहले सीट पीछे से जोर से पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे पकड़ ढीली करते हैं और आखिर में हाथ हटा लेते हैं। हाँ, और हाल चलाने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो इंडिपेंडेंट हो गया है। यही इस पेपर का कोर एसेंस है। जब तक दिमाग खुद स्ट्रक्चर करना नहीं सीखेगा, हम इन्फॉर्मेशन के बोझ तले दबे रहेंगे, पर समझ खोखली रहेगी। तो अब टाइम है इस डीप डाइव के टेकअवेज को एक साथ रखने का। सभी सुनने वालों के लिए मैसेज बिल्कुल क्लियर है। आज के वक्त में इंस्ट्रक्शन को स्ट्रक्चर्ड सेल्फ डायरेक्शन से रिप्लेस करना होगा और सिर्फ बैठकर सुनने की आदत को हाथों और दिमाग से बिल्डिंग करने में बदलना होगा। बिल्कुल। एआई और इतने ज्यादा डेटा के जमाने में स्किल सिर्फ इंफॉर्मेशन ढूंढना नहीं है। स्किल ये है कि उस डेटा को आप इंडिपेंडेंटली अपने दिमाग में कैसे परमानेंटली इंटीग्रेट करते हैं, और डीआईवाई मॉडल हमें वही सिखाता है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है जिसे मैं सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। जरूर। सोचिए, अगर सोसाइटी पूरी तरह इस पर शिफ्ट हो जाए तो क्या फ्यूचर में ट्रेडिशनल डिग्रीज और एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाएंगे? ये तो काफी बड़ा थॉट है। क्या होगा अगर लोग किसी जॉब के लिए एग्जाम स्कोर की जगह अपना पूरी जिंदगी का बनाया हुआ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड ब्रेन पेज पोर्टफोलियो एम्प्लॉयर्स को दिखाएं? एक ऐसा पोर्टफोलियो जो दिखाए कि इस इंसान ने कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को खुद एनालाइज और कंस्ट्रक्ट किया है। अगर ऐसा होता है तो इंटेलिजेंस और काबिलियत को नापने का हमारा पूरा सोशल फ्रेमवर्क ही रैडिकली बदल जाएगा। ये सोच सच में एक नए क्षितिज की तरफ इशारा करती है। एक ऐसी स्थिति जहां किसी की पहचान कोई मार्कशीट नहीं बल्कि उसका खुद का बनाया नॉलेज आर्किटेक्चर हो। और इसके साथ ही हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मैं यही कहूंगी कि चाहे कोई ऑफिस डेस्क पर हो या कुछ नया पढ़ रहा हो, हर इंसान अपने कॉग्निटिव आर्किटेक्चर का मास्टर आर्किटेक्ट बन सकता है। जरूरत है तो बस उस डू इट योरसेल्फ एटीट्यूड को अपनाने की। नई चीजें एक्सप्लोर करते रहिए, पैसिव मत रहिए, खुद नॉलेज बिल्ड कीजिए। अगले डीप डाइव में एक और नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक सोचते रहिए।